ये कौन सा बोलो? क्लास 12 का दूसरा चैप्टर। क्लास 12 का तो 12 क्लास का दूसरा चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। कहता है कि विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। सबसे पहले जानेंगे कि विश्व जनसंख्या मतलब जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जन माने होता है आदमी, लोग, और संख्या माने संख्या। तो विश्व के किसी भी क्षेत्र में जब लोग रहेंगे तो उनकी संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या। भारत में अगर लोग रह रहे हैं तो भारत की जनसंख्या, विश्व में रहेंगे तो विश्व की जनसंख्या। तो जनसंख्या का मतलब क्या हो गया? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कहते हैं। याद रखना। अब इसमें कहता है कि किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है। सच पूछो तो किसी भी देश में वास्तविक धन अगर कहा जाए तो वास्तविक धन क्या होता है जी? जनसंख्या। मानो तुम्हारे घर में समझो कि हाथी घोड़ा सब कुछ है, रुपया पैसा धन दौलत सभी, और व्यक्ति ही घर का अगर कोई मर जाता है तो उस धन का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं रह जाता है बच्चे। इसलिए कहता है कि किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। माने जनसंख्या, किसी भी देश में जो लोग रहेंगे वही समझो कि नीति बनाएंगे, उसी धन का उपयोग करेंगे। जब इंसान ही नहीं है तो धन का कोई उपयोग नहीं होगा, न कोई नियम नीति बनेगी बच्चे। किसी देश की जनांगीय विशेषताओं जैसे जनसंख्या में कुल पुरुष, स्त्रियों व बच्चों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर इत्यादि माने ये सब, यह ग्रामीण नगरीय तथा उसकी स्थिति का ज्ञान जनसंख्या के अध्ययन से होता है। एक शब्द आया है तुम्हारे लिए, देखो, जनांगीय। कौन सा शब्द आया है जी? जनांगीय का मतलब है जन को आंकना। समझ में आ रहा है ना जी? जन में अंकीय जब जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो जन अंकीय होता है, तो इसको मिला जुला रूप होता है जनांगीय। किसी भी देश में जब तक उसके लोगों की संख्या को गिनेंगे नहीं, हर तबके के लोगों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उस देश में नियम कानून सुविधा नहीं दे पाएंगे। मानो कि यहाँ हम कोई शादी ब्याह बाराती अगर लाते हैं, बारात में पता चल गया कि 500 लोग आने वाले हैं, तो हम लोग कितने आदमी की व्यवस्था करेंगे? 500। अगर पता चल गया कि 100 आदमी आने वाले हैं तो कितने लोगों का व्यवस्था करेंगे? 100। यदि हम अंक को नहीं गिनते हैं कि हमारे कितने बाराती आएंगे और हमने 100 आदमी का खाना बना दिया और 400 आदमी आ गया, तो क्या 100 आदमी भोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम सबको पहले अंकित करेंगे, गिनेंगे, और तब हम उस पर कोई नियम कानून बनाएंगे। तो हमारे समाज में हमारी जितनी जनसंख्या होती है उसमें कुल पुरुषों की संख्या, उसमें स्त्रियों की संख्या, बच्चों की संख्या क्या है, जन्म दर क्या चल रही है, मृत्यु दर क्या चल रही है, ये सब इसी का अध्ययन करके अब तब हम समझो कि जनसंख्या से संबंधित कोई नियम कानून सुख सुविधा देते हैं या बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व की जनसंख्या अप्रैल 2020 तक 7.6 अरब हो गई है। कितना हो गई है बच्चे? 7.6 अरब। तो इस तरीके से जनसंख्या किसे कहते हैं? विश्व की जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व में 2020 तक कितनी जनसंख्या है बच्चे? 7.6 अरब। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना ब्यूरो के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करता है? पूरे वर्ल्ड का कैलकुलेशन कराता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं। आ रहा है समझ में ना? जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? चाइना। हालांकि उसको हम लोग इंडिया वाले पीछे करने जा रहे हैं। आ रहा है समझ में ना? दूसरा जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा? भारत। पूरे विश्व में जनसंख्या कितना? 7.6 अरब। कौन सी जनगणना के अनुसार? अप्रैल 2020 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या से संबंधित एक वीडियो मैं बनाया हूँ बच्चे, तुम लोग उसको देख लोगे और तुम सर्च करके निकाल के कोई उसमें डाल देना, ठीक है ना? उसमें भारत की जनसंख्या से संबंधित है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का इतिहास क्या रहा है, वो सब वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है?
यहाँ हम वर्ल्ड की जनसंख्या अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं बच्चे। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब कहता है जनसंख्या वितरण। अब टॉपिक कौन सा हमारा है बच्चा? जनसंख्या माने लोग, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों को हम वहाँ की क्या बोलते हैं जी? जनसंख्या। अब वितरण, वितरण का मतलब होता है फैलाव। वितरण मतलब क्या होगा? मतलब हमारे देश में सभी जगह एक ही जैसे लोग रहते हैं, आखिर कहीं कुछ लोग ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग कहीं पर कम रहते हैं। बोलो, ज़्यादा और कम। अर्थात जनसंख्या वितरण जो है वो कई तरीके से परिवर्तित होता है। जहाँ सुख सुविधा हमें ज़्यादा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, मनोरंजन के साधन मिलेंगे, मौसम अनुकूल होगा, वहाँ लोग क्या होते हैं? अधिक हो जाते हैं। और जहाँ गर्मी ही गर्मी हो, बरसात ही बरसात हो, जहाँ नौकरी भी ना मिले, बंजर हो, वहाँ लोगों की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो हम पढ़ते हैं जनसंख्या वितरण। कहता है कि विश्व में जनसंख्या जहाँ जहाँ धरातल पर फैली हुई है, अर्थात लोग जहाँ जहाँ फैले हुए हैं, उनमें महिलाओं को ही जनसंख्या, महिलाओं को नहीं लिखेंगे बच्चे, माने समझो उनके फैलाव को ही, जो जनसंख्या इधर उधर फैली हुई है उनके फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। माने विश्व में कहीं लोग ज़्यादा हैं, कहीं कुछ लोग कम बैठे हैं, कहीं कुछ लोग घने रूप में रहते हैं, इनके फैलाव को ही क्या बोलेंगे जी? जनसंख्या वितरण। कहते हैं जनसंख्या वितरण के प्रारूप का संबंध लोगों के वितरण या फैलाव की प्रकृति से होती है। जनसंख्या वितरण का मतलब क्या? लोगों का वितरण। लोग कहीं ज़्यादा फैल के रहते हैं, कम कम रहते हैं, कहीं एक ही जगह में बहुत घने रहते हैं। जैसे शहरों और गाँवों की हम बात कर ले बच्चों, तो शहरों में लोग क्या होते हैं? घने रहते हैं कि फैले हुए रहते हैं? घने रहते हैं, ठीक है ना। तो जनसंख्या घनत्व तो शहरों में अधिक हो जाता है, और गाँव में लोग क्या होते हैं जी? फैले हुए रहते हैं बच्चे। एक एक आदमी एक कट्ठा में घर बनाएगा, 2 कट्ठा द्वार रख लेता है। और शहर में आओगे तो 1 कट्ठा घर बनेगा, उसको 50 मंजिल बना दिया जाएगा, पता चलेगा 500 आदमी वहीं पे रह रहे हैं। तो कहते हैं धरातल पर जनसंख्या का वितरण असमान है। क्या इस धरातल पर सभी जगह लोग एक जैसे रहते हैं? नहीं रहते, असमान है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% उसके 10% स्थल भाग में निवास करती है। जहाँ भी मनुष्य को समस्त सुविधाएं मिलती है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। खूब बढ़िया समझ लेना इसको। अगर 100% में से 100% आदमी है और 100% जगह है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 10% स्थल पे रहते हैं। आ रहे समझ में ना? अब बाकी 10% ऐसे लोग हैं जो 90% स्थल पे क्या होते हैं? फैले हुए रहते हैं। मतलब कि तुम खुद की बात करो बच्चे, अपने गांव मोहल्ले शहर की बात करो। गांव में, कई गांव में जितने लोग रहते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ की एक शहर में उससे ज़्यादा लोग रहने लगते हैं। क्लियर है? क्यों रहते हैं जी? इसमें दिया है कि जहाँ भी मनुष्य को समस्त सुविधाएं मिलती है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। मनुष्य, हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, मनोरंजन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बैंकिंग की सुविधा, संचार की सुविधा, ये सब जहाँ मिलेगा इंसान वहाँ ज़्यादा रहना चाहता है, और जहाँ ये सब सुविधाओं की कमी होती है इंसान वहाँ कम रहना चाहता है। समझ में आ रहा है ठीक से? आगे हम कहेंगे विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 ये देश की सूची निम्न प्रकार है जिसे हम देख सकते हैं। 6 देश कौन कौन से हैं जहाँ पर समझो कि विश्व की 60% जनसंख्या रहती है? याद रखो, सबसे अधिक चीन। सबसे अधिक कहाँ? चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राज़ील, और उसके बाद पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर जापान, फिर नाइजीरिया। ये क्रम अनुसार हम लोग याद करेंगे बच्चे, और इसको पढ़ेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या अगर विश्व में कहा जाएगा तो सबसे अधिक कहाँ? चीन में, उससे के बाद, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जोर से बोलो सभी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे पांचवा, छठा, पाकिस्तान, सातवां, बांग्लादेश, 8, जापान, 9, नाइजीरिया, और इस तरीके से ये 9-10 देश ऐसे हैं बच्चे कि
यहाँ विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। 60% जनसंख्या विश्व के मात्र ये समझ लो कि 10 देशों में रहेगी, बाकी 40% में और अलग अलग देशों में रहते हैं। अब हम नेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, विश्व जनसंख्या का घनत्व। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वितरण क्या है, समझ में आ गया ठीक से? जनसंख्या वितरण को क्या क्या प्रभावित करेगा जी? मानव के समस्त सुख सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, यातायात की सुविधा, ये सब चीज़ें, बिजली की सुविधा, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहाँ ये सब चीज़ें रहेगी जनसंख्या वहाँ अधिक होगी, और जहाँ ये सब चीज़ों की कम होगी जनसंख्या वहाँ कम होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, क्या पढ़ो? विश्व जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये हम जानेंगे। कहता है किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में, माने 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ऐसी ही दूरी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। माने 1 किलोमीटर लंबा, देख लो 1 किलोमीटर ये लंबा होगा और 1 किलोमीटर चौड़ा। इतने जगह में जितने लोग घने घने रहते हैं ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? जनसंख्या घनत्व। कहता है कि जनसंख्या घनत्व जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच एक अनुपात होता है। जनसंख्या घनत्व का मापन निम्न सूत्र की सहायता से करते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है जी? किसी क्षेत्र की जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। माने 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, क्षेत्रफल की जगह हमने 1 किलोमीटर अगर ले लिया, और जनसंख्या 1 किलोमीटर में अगर समझो कि 880 लोग रह रहे हैं, 880 लोग रह रहे हैं कितना दूर में? 1 किलोमीटर में, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व हो गया 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ रहे हो ठीक से? अब देखो शहरों की बात करेंगे और गाँवों की बात करेंगे हम। तो शहरों में क्या होता है कि वहाँ 1 मंजिल नहीं, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 मंजिल होते हैं। देख रहे हो ना तुम लोग? ऐसे ऐसे करके अगर समझो कि 100 ठो अगर अपार्टमेंट बना दिया जाए तो सोचो कितने लोग वहाँ रहेंगे। और गाँव में कितना? 1 मंजिल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिल। बहुत कोई धनी व्यक्ति है, मजबूरी है, उसके पास ज़मीन की कमी है, तब वो 3 मंजिल बनाता है। गांव में जनरली ये देखा जाता है बच्चे। तो गांव में 1 किलोमीटर में बहुत कम लोग रहते हैं, और शहर में जाएंगे तो 1 ही किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग। इसलिए जनसंख्या घनत्व शहरों का ज़्यादा होता है कि गाँवों का ज़्यादा होता है? शहरों का ज़्यादा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से विश्व की जनसंख्या को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्र में जी? यहाँ दे दिया है 3 चित्रों में, लेकिन तुम क्या लिखोगे बच्चे? 3 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला क्षेत्र कौन सा है इसे समझेंगे। उच्च घनत्व के क्षेत्र, दूसरा कहलाता है मध्यम घनत्व के क्षेत्र, और तीसरा कहलाता है विरल घनत्व के क्षेत्र। समझ में आ रहा है? जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से विश्व के जनसंख्या को कितने क्षेत्रों में बांटे हम लोग? 3 क्षेत्र। पहला कौन? उच्च घनत्व के क्षेत्र, दूसरा कौन? मध्यम घनत्व के क्षेत्र, और तीसरा कौन? विरल घनत्व के क्षेत्र। अब ये क्या है बच्चे? तो कहता है उच्च घनत्व के क्षेत्रों में मानसूनी एरिया के क्षेत्र आते हैं। जहाँ जहाँ चित्र दिया वहाँ क्षेत्र समझेंगे। उत्तर पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र आते हैं, तथा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय प्रदेश आता है। खूब ठीक से समझो। जिस क्षेत्र में मानसून, माने समझो कि मौसम जो है वह अनुकूल होता है, गर्मी में समझो कि थोड़ा सा राहत होती है, ठंडी में भी थोड़ी सी राहत हो जाए, समय पर फसलों के लिए बारिश की व्यवस्था बढ़िया से हो जाए, ऐसे क्षेत्र जो होते हैं वहाँ उच्च घनत्व के क्षेत्र कहलाते हैं। वहाँ माने लोग अधिक संख्या में रहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? विश्व में कौन कौन क्षेत्र आते हैं जी? उत्तर पश्चिमी यूरोप। ये देख लो, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में समझो कि उत्तर और पश्चिम की तरफ, माने समझो कि उत्तर पश्चिमी यूरोप में का मतलब हुआ हमारे एशिया से सटे हुए क्षेत्र। आ रहा समझ में ना?
इसमें लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। दूसरा, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र। अब अमेरिका की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो इस अमेरिका में जो यहाँ का पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं बच्चे जहाँ पर समझो कि उच्च घनत्व के क्षेत्र में आएंगे। दूसरा हो गया इसमें से मध्यम घनत्व के क्षेत्र। अब कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कहता है मध्यम घनत्व के क्षेत्र में, कहता है कि एशिया के पश्चिमी, चीन, दक्षिण भारत के क्षेत्र आते हैं तथा यूरोप के स्वीडन, नॉर्वे आते हैं। खूब बढ़िया समझेंगे। मध्यम घनत्व, उच्च घनत्व और विरल घनत्व का मतलब क्या होता है ये समझो। यदि प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या सबसे अधिक हो तो उससे हम क्या कहेंगे? उच्च घनत्व का क्षेत्र। समझ रहे हो तुम लोग? अब प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर लोगों की संख्या सबसे कम हो तो उससे हम क्या कहेंगे? विरल घनत्व। विरल माने होता है दूर दूर, कम लोग, तो विरल घनत्व का क्षेत्र। और मध्यम घनत्व के क्षेत्र में क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या विरल से अधिक और उच्च घनत्व से कम हो तो ऐसे क्षेत्रों में क्या क्या आते हैं? मध्यम घनत्व के क्षेत्र। तो कहते हैं मध्यम घनत्व के क्षेत्र में आते हैं एशिया के पश्चिमी माने चीन। कौन आ जाएगा जी? चीन। और दूसरा हो जाएगा दक्षिण भारत के क्षेत्र, ठीक है ना। यूरोप के स्वीडन, नॉर्वे, ये सब आएंगे मध्यम घनत्व के क्षेत्र में। बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा बच्चा कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय प्रदेश किस क्षेत्र में आता है, तो लिखेंगे उच्च घनत्व के क्षेत्र में, माने वहाँ बहुत घने घने लोग रहते हैं, ठीक है ना। मध्यम घनत्व के क्षेत्र में कौन आता है? चीन और भारत, स्वीडन और नॉर्वे। अब विरल घनत्व के क्षेत्र कहते हैं ऐसे क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र आते हैं। कौन कौन क्षेत्र आएंगे जी? उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र आते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय तथा शीत कटिबंधीय के मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं और विषुवत रेखा के उच्च वर्षा के क्षेत्र आते हैं। इसको बहुत बढ़िया से फिर से समझ लो बच्चे। विश्व की कोई भी जनसंख्या उच्च घनत्व का क्षेत्र कैसे बन जाएगा? तो जहाँ रोजगार की सुविधा हो, मौसम अनुकूल हो, मानसून अच्छा हो, यातायात, संचार माने मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो, वह क्या हो जाएगा? उच्च घनत्व का क्षेत्र हो जाएगा। समझ रहे हो ठीक से? और जहाँ पे समझो कि पूरा ठीक नहीं हो लेकिन फिर भी समान रूप से चलने वाला हो, उसे कहेंगे मध्यम घनत्व का क्षेत्र। और जहाँ ये सब की कमी हो, कहता है कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे जाएंगे बच्चे तो यहाँ का मौसम ऐसा होता है कि वहाँ 6 महीना ठंड रहता है, 6 महीना दिन और 6 महीना रात। और खाली दिन ही दिन हो, खाली रात ही रात हो, खाली बर्फ ही बर्फ सालों भर पर जमा रहे, वहाँ कोई रहना चाहेगा बच्चा? नहीं रहेगा। इसीलिए उसे हम विरल घनत्व का क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही कहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय जैसे तुम लोग ज्योग्राफी के बेसिक में पढ़े होंगे बच्चे कि यदि कोई पृथ्वी है तो इसके ठीक बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के आसपास ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री तक इतनी ज़्यादा गर्मी बनी रहती है बच्चे कि इस गर्मी के क्षेत्र में कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहता है। उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और सालों भर वहाँ समझो कि दोपहर में क्या होती है? वर्षा होने लगती है। सालों भर विषुवत रेखा पर वर्षा हो जाती है। तो इतने बारिश और गर्मी से लोग परेशान रहते हैं कि उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विरल क्षेत्र कहलाने लगता है। तो इस तरीके से अगर हम पूछें कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से विश्व की जनसंख्या को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्र में। उच्च घनत्व का क्षेत्र, मध्यम घनत्व का क्षेत्र और विरल घनत्व। तो अब ये पूछेंगे तो बता दोगे बच्चे? तो ये हमारा खत्म हो गया। तब अगला हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं। क्या नाम है बच्चा? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं? माने जनसंख्या वृद्धि हम किसे कहते हैं? तो चलो इसको देखते हैं हम लोग बच्चे। कहता है इसमें से कि 2 निश्चित अवधि के बीच, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जनसंख्या वृद्धि। कहता है कि 2 निश्चित अवधि के बीच, मान लो 1 अप्रैल से शुरू किए और 31 मार्च को अगले साल हम अवधि को समाप्त कर दिए, 2 निश्चित अवधि हो गया।
या 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं तो अंत कितने तारीख को हो जाएगा? 31 दिसंबर को। तो 2 निश्चित अवधि के बीच किसी क्षेत्र में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, वहाँ के निवासियों में जो परिवर्तन होता है, उसी जनसंख्या वृद्धि के नाम से हम जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार से होती है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। यदि किसी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या निश्चित अवधि में बढ़ती है तो उसे जनसंख्या वृद्धि का धनात्मक रूप माना जाता है। समझ रहे हो? और कहता है यदि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या दिन प्रतिदिन निश्चित समय अवधि में घटती है तो उसे नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि माना जाता है। इसे बेहतरीन तरीके से समझ लो बच्चे। मानो कि कोई भी ये एरिया हो गया, हमारा भारत हो गया, कोई भी क्षेत्र हो गया, अगर ये उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं, 1 साल के अंदर लोग दूसरी जगह से आकर यहाँ बसने लगे, बढ़ने लगे, लोगों की जनसंख्या क्या हो गई? खूब अधिक हो रही है। पहले मान लो कि जनसंख्या किसी क्षेत्र की 1 लाख थी, अब क्या किए कि उसमें 25,000 और लोग आकर बढ़ गए, तो उसे हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि का धनात्मक रूप। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि। अगर एक शब्द में कहना होगा तो क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि, और नहीं तो जनसंख्या वृद्धि का धनात्मक रूप। लेकिन अगर मान लो ये अगर दक्षिण भारत की हम बात करें और वहाँ पे जनसंख्या पहले 1 लाख थी, लेकिन अब वहाँ से 25,000 लोग हट गए हैं, निकल गए, अब वहाँ जनसंख्या कितनी बच गई? 75,000। तो उसे कहेंगे जनसंख्या वृद्धि का ऋणात्मक रूप। क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि के ऋणात्मक रूप को ही हम कहते हैं जनसंख्या ह्रास। क्या कहेंगे जी? तो जनसंख्या वृद्धि के धनात्मक रूप को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या के समझो कि ऋणात्मक रूप को हम कहते हैं जनसंख्या ह्रास। तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण है? क्यों किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाती है, क्यों किसी क्षेत्र में जनसंख्या घट जाती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो बोलो एक बार फिर से, तुम लोग बता सकते हो। जनसंख्या वृद्धि सामान्य तौर पे कब होती है? वहाँ रोजगार की सुविधा हो, मनोरंजन की सुविधा हो, मौसम अनुकूल हो, स्वास्थ्य अच्छा मिले सबको, शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, परिवहन मिले, दूर संचार की सुविधा मिले, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। आज जहाँ ये सब की सुविधा न मिले या कम होने लगे, वहाँ जनसंख्या घट जाएगी। तो जनसंख्या का घटना जनसंख्या ह्रास कहलाता है, और जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। समझ रहा है ठीक से? अब कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक, माने कौन कौन सा ऐसा कारण है बच्चों जिससे जनसंख्या हमारी जो है वो घटती है या बढ़ती है। इसमें कई कर, एक तो मूलभूत जो मैंने चीज़ तुम्हें बता दिया वो लिख दोगे। दूसरा क्या है? तो जनसंख्या परिवर्तन के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला घटक जन्म दर। अगर जन्म ज़्यादा होने लगे, मान लो कि पहले 1000 अगर आदमी है, हर साल समझो कि 200 बच्चे जन्म लेते हैं, और अब क्या हुआ? आखिर सब लोग एकदम विदेश से भाग कर घर में आ गए और कहीं जा ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ जनसंख्या क्या होगा जी? बढ़ने लगेगा। तो बच्चों का जन्म दर जैसे ही बढ़ेगा तो जनसंख्या भी क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए कहता है कि जन्म दर ऐसा है कि अगर जन्म दर बढ़ गया तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जन्म दर अगर घट गया तो जनसंख्या घट जाएगी। तो जनसंख्या को परिवर्तित करने का पहला मुख्य कारण क्या होता है? जन्म दर। समझ गए बच्चे? दूसरा क्या है जी? तो मृत्यु दर। देखो, मृत्यु दर की बात मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों पर मान लो कि प्रति वर्ष अगर 50 व्यक्ति मर जाते हैं। अब जैसे ही हम लोग के पास रुपया पैसा होगा, हम लोग आदमी को जल्दी मरने नहीं देते हैं। क्यों नहीं मरने देते हैं जी? जब पैसा होगा, जैसे ही बाबू जी का, दादाजी का तबीयत खराब होगा, तो गोरखपुर लेकर चले जाएंगे, पटना लेकर चले जाएंगे, दिल्ली लेकर चले जाएंगे, अमेरिका लेकर चले जाएंगे,
कुछ भी हो, धन मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन दादाजी को कुछ होना नहीं चाहिए। इतना पैसा खर्चा कर लेते हैं कि मरने से हम लोग बचा लेते हैं। गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो क्या करेगा? गोपालगंज में ही इलाज कराएगा, अब नहीं तो ला के घर पे रख देगा। दवा दारू के जगह पे समझो बढ़िया से सेवा करेंगे हम लोग, इंतजार करेंगे कब वो मर जाए। गरीब आदमी क्या करेगा? मजबूर होता है। अर्थात जैसे ही हमारे पास सुख सुविधाएं होती है बच्चे, और शिक्षा होती है और धन होता है, मृत्यु दर क्या हो जाता है? कम। समझ रहे हो तुम लोग? तो अगर मृत्यु दर अगर कम हो जाए तो जनसंख्या अधिक हो जाएगी। अब मृत्यु दर अगर अधिक हो जाए तब जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। ये उल्टा चलता है। आ रहा समझ में ना? देखो, जन्म दर अगर अधिक तो जनसंख्या अधिक, और जन्म दर कम तो जनसंख्या कम। अच्छा, मृत्यु दर अधिक तो जनसंख्या कम, और मृत्यु दर कम तो जनसंख्या अधिक। अरे मान लो कि पहले 1000 में 100 लोग मरते थे, अब 1000 में 400 लोग मरने लगे हैं, मृत्यु दर अधिक हो जा रही है, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो मृत्यु दर उल्टा चलता है। आ रहा समझ में ना? अगला कहता है प्रवास। प्रवास कहते हैं माइग्रेशन को। जब कोई भी व्यक्ति अपने जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह चला जाए तो उसे हम प्रवासी कहते हैं। आ रहा समझ में ना? समझ रहे हो? जैसे हमको ले लो, मान लो मैं जेडी से कहाँ से आ गया हूँ? सिवान से आके गोपालगंज रह गया, तो मैं प्रवासी हो गया बच्चे। आ रहा समझ में ना? तो इस तरीके से जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये समझ में आ गया तुम लोगों को? अब इसमें एक एक करके एक एक शब्द को हम पढ़ेंगे बच्चे। कि अशोधित जन्म दर, अब इसे समझो, जिसे हम जन्म दर कह रहे थे, पहले मृत्यु दर कह रहे थे, उसके लिए भूगोल में नया शब्द हम ला रहे हैं, क्या? अशोधित जन्म दर। मृत्यु दर को हम पढ़ेंगे अशोधित मृत्यु दर। और तीसरा कारण हमारा क्या था जी? प्रवास या प्रवचन या माइग्रेशन या स्थानांतरण। तीनों शब्दों को मात्र आज की वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है? तो चलो बच्चे, अशोधित जन्म दर क्या है इसे समझेंगे। कहता है किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए बच्चे के जन्म को ही अशोधित जन्म दर के नाम से जाना जाता है। माने किसी भी क्षेत्र में 1000 स्त्रियां जो होती है, उसने कितने बच्चों को जन्म दिया, उसे ही हम क्या कहेंगे जी? अशोधित जन्म दर। जन्म दर में जीवित बच्चों की संख्या को ही अशोधित जन्म दर माना जाता है। इसे समझेंगे। मान लो कि बच्चे अगर 1000 स्त्रियों में से 250 बच्चों का जन्म हो गया, उसमें से 10 बच्चे मर गए, तो मरने वाले को नहीं कहेंगे। बच्चे कितने? 240। तो कहता है कि जन्म दर में जीवित बच्चों की संख्या को ही क्या कहेंगे? अशोधित जन्म दर। ठीक से समझना। और जो मर जाएंगे बच्चे, उसे हम क्या कहेंगे? अशोधित मृत्यु दर। फिर से समझो, किसी क्षेत्र विशेष में 1000 स्त्रियों में से अगर स्त्रियों ने, अरे सभी स्त्रियां तो बच्चे को जन्म नहीं दी, कुछ स्त्रियां बच्चे को जन्म दे रही, 250 बच्चे का जन्म हो गया, तो उसे कहेंगे जन्म दर। ठीक है ना जी? लेकिन 250 बच्चों में से 240 बच्चे बच गए और 10 बच्चे मर गए, तो जो बच गए उसे ही हम क्या कहेंगे? अशोधित जन्म दर। तो आगे कहता है इसमें से अशोधित जन्म दर बराबर क्या होता है? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। अगर अशोधित जन्म दर निकालते हैं तो मान लो एक वर्ष के अंदर 1 जनवरी 25 से लेके और 31 दिसंबर 25 के बीच में जितना जीवित जन्म दर होगा, उसमें हम क्या करेंगे? इस क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, इस बीच में हमारे क्षेत्र की जनसंख्या जितनी थी उससे भाग दे देंगे, तो उसी से निकलता है अशोधित जन्म दर। मानो कि इस साल हमारे क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 हो गई। कितनी हो जाएगी? 50,000। और साल भर में अगर बच्चों ने जन्म लिया, समझो कि 1000, कितना जन्म लिए?
और उसमें से 100 ठो मर गए, तो कितना बच गए? तो अशोधित जन्म दर साल भर का निकालना होगा, तो हम निकाल लेंगे 900 बटा कितना? 50,000। 900 बटा 50, अर्थात 900 में 50,000 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा अशोधित जन्म दर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ठीक से? अब कहता है अशोधित मृत्यु दर, अभी समझा दिया हूँ अभी, कि किसी निश्चित वर्ष में किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इसमें सिर्फ बच्चों की मृत्यु नहीं रहेगी। अशोधित मृत्यु दर में सिर्फ बच्चों की मृत्यु नहीं है, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, जितने लोग 1 साल के अंदर मर जाएंगे तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अशोधित मृत्यु दर। माने बच्चे जो मरे वो तो आएंगे ही, नौजवान जो मरेंगे वो भी आएंगे, बूढ़े जो मरेंगे वो भी आएंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि वहाँ के मध्य में जनसंख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अशोधित मृत्यु दर। तो कहता है अशोधित मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, किसकी संख्या? बटा उस वर्ष के मध्य में अनुपातिक जनसंख्या। अच्छा, ऊपर भी जो रहेगा उसमें 1000 से गुणा करेंगे हम लोग, और नीचे भी रहेगा इसमें भी 1000 से गुणा कर देंगे, तो उसे ही हम कहेंगे अशोधित मृत्यु दर। अर्थात देखो बच्चे, ऊपर हमने बताया था कि 900 बटा 50,000 लिखे थे ना, उसमें भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। अरे समझ में? अशोधित मृत्यु दर में क्या करेंगे हम, इसे समझो। मानो कि इस वर्ष में हमारे क्षेत्र की जनसंख्या है 50,000। कितनी जनसंख्या? बच्चे मर गए 100 ठो। बच्चे मर गए कितना? नौजवान मर गए मान लो कि 50 ठो। अब बूढ़े मर गए 200। बूढ़े कितने मर गए? तो कुल मिलाकर कितने लोग मरे? 350। तो 350 लिखकर अब बटा कुल जनसंख्या कितनी है? 50,000। और गुणे क्या कर देंगे इसमें? 1000। ऊपर भी 1000 में छोड़ दिया था, ऊपर भी 1000 से गुणा करेंगे और नीचे वाले सूत्र में भी 1000 से गुणा करेंगे। फॉर्मूला छूटा हुआ था ऊपर वाले में। तो इस तरीके से कट कर जो आएगा वही हमारा अशोधित मृत्यु दर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इसमें अगला हमारा अंतिम टॉपिक है क्या जी? प्रवास या प्रव्रजन। क्या है जी? तो कहता है कि प्रवास किसे कहते हैं या प्रव्रजन किसे कहेंगे, स्थानांतरण किसे कहेंगे या माइग्रेशन किसे कहेंगे। ठीक है ना? तो कहता है जब कोई जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाती है तो उसे प्रवास कर कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, प्रवास मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यहाँ प्रवास की जगह प्रवास लिखना है। फिर से समझो, जब कोई व्यक्ति मान लो कि यहाँ से हटकर और दूसरे गांव में जाकर, दूसरे क्षेत्र में जाकर वहाँ बस गया, तो उस बसे हुए व्यक्ति को ही हम बोलते हैं प्रवासी। क्या बोलेंगे? जैसे मैं सिवान जिला से आकर गोपालगंज जिला में बस गया हूँ तो मैं क्या हूँ? प्रवासी हो गया हूँ। अरे समझ में ना? अब कहता है इसमें से 2 शब्द कि आप्रवास और उत्प्रवास क्या है, इसे समझेंगे। आप्रवास को कहते हैं इमिग्रेशन, IMM हो जाएगा, और उत्प्रवास को कहते हैं आउट माइग्रेशन। तो आप्रवास किसे कहेंगे या आप्रवासी किसे कहेंगे, इसे समझो। जब कोई लोग अन्य प्रदेशों से आकर इसी प्रदेश में बस जाते हैं तो उसे आप्रवास कहा जाता है। यहाँ के लिए, गोपालगंज के लिए, हम दूसरी जगह से आकर गोपालगंज में बस गए तो हम गोपालगंज के लिए क्या हो गए? आप्रवास। माने हम प्रवास किए हैं, अपने जगह को छोड़े हैं, लेकिन माने दूसरे जगह से हम आए हैं। समझ में आ गया बच्चा? तो यहाँ के लिए हम हो गए आप्रवासी और अपने गांव के लिए क्या हो गए? प्रवासी। वहाँ से छोड़ के हम हट गए तो हम वहाँ हो गए प्रवासी, लेकिन यहाँ के लिए हम क्या हो गए? गोपालगंज के लिए आप्रवासी। उत्प्रवास क्या है? जब लोग किसी स्थान में जाकर दूसरे स्थान पर बसते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। माने जिस स्थान से जाकर, माने हम अपने गांव से हटकर दूसरे जगह बस गए हैं,
तो अपने गांव के लिए हम उत प्रवासी, माने मेरा घर सीवान है और अभी मैं गोपालगंज रह रहा हूँ, तो सीवान से हट कर मैं दूसरे जगह आकर बस गया हूँ, तो अपने सीवान के लिए हम हो गए उत प्रवासी, समझ रहे हो। और गोपालगंज में आकर बस गए हैं तो यहाँ के लिए हो गए हम आप्रवासी, समझ में आ रहा है। यदि हम यहाँ से अमेरिका जाकर बस जाएं तो हम यहाँ के लिए हो जाएंगे उत प्रवासी, अमेरिका के लिए हो जाएंगे आप्रवासी, समझ रहे तुम लोग। तो इस तरीके से आखिर प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्यों हम अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जगह पे जाते हैं, समझ में आ रहा है जी। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से हम अपने अपने क्षेत्र को दूसरी जगह छोड़ कर दूसरी जगह जाते हैं। बोलो तुम लोग से मैं जानना चाहता हूँ क्या कारण है कि मैं अपने गांव को छोड़कर, अपने सीवान जिला को छोड़कर गोपालगंज आ गया हूँ, बोलो बोलो जल्दी। अरे नौकरी के लिए, नौकरी मेरी यहाँ हो गई, रुपया पैसा मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो हम अपने गांव में रहकर क्या करेंगे, हल चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। तुम सभी यहाँ हो, कल जैसे ही तुम्हारी कहीं बोल देगा कोई भाई आ जा तुझे, तुम्हें 1 लाख रुपया पर मंथ देंगे भी, अब तो तुम लोग क्या करोगे, ये छोड़कर। तो नौकरी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में हम लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। तो कहता है प्रतिकर्ष कारक, इसमें क्वेश्चन कहता है प्रवास का कारण क्या है, माने जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को दूसरे अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में क्यों जाता है, तो इसका 2 कारण है बच्चे। कितना कारण है, पहले कारण को हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक, प्रतिवर्ष न कह के हम क्या लिखेंगे, इसको कहते हैं प्रतिकर्ष, क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ष मत लिख लेना रे तू सब, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिकर्ष। तो ये हो गया हमारा प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर, आ रहा समझ में ना। समझो वैसे कारण, माने कारण की जगह लिखेंगे कारक, जिसके कारण लोग अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिकर्ष कार्य की जगह लिखेंगे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। आ रहा समझ में ना। जैसे माने कोई ऐसा कारण हो जाए, कोई ऐसा मेरे ऊपर दबाव आ जाए कि हम अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक। जैसे बेरोजगारी, मैं वहाँ बेरोजगार था, मुझे सरकार ने रोजगार दिया, कहाँ पे, गोपालगंज में, मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब में आ गया, तो मैं उसको छोड़कर यहाँ आ गया। रहन सहन की निम्न दशाएं कभी कभी करते क्या, हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में देखते हैं कि गांव के लड़के गुल्ली डंडा लट्टू ये खूब खेलते हैं, कोई माई को गाली देता है, कोई बहन को गाली देता है, तब हम लोग सोचते हैं कि रहन सहन का स्तर हमारे गांव का ठीक नहीं है, हम छोड़ देते हैं गांव को और दूसरे जगह जाके शहर में रह जाएंगे जहाँ माने गंदे गंदे बच्चे नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चे। तो रहन सहन के स्तर को सुधारने के लिए भी हम अपने जगह को छोड़कर क्या करते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, मुंबई दिल्ली कलकत्ता अलग अलग जगहों पे जाने लगेंगे। अगला है प्रतिकूल जलवायु। मान लो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी एकदम पड़ने लगती है, बार बार एकदम बाढ़ आ जाता है, जैसे मान लो दियरा क्षेत्र, बार बार वहाँ हर साल बाढ़ आता है, तो वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं ना, तो अपने क्षेत्र को छोड़ के ऐसे जगह पे चलेंगे जहाँ बाढ़ नहीं आए, सुनामी नहीं आए। आ रहे समझ में ना। तो प्रतिकूल जलवायु कारक, महामारी, मान लो हम लोग यहाँ हैं, अब बार बार यहाँ पता चलता है कभी कोरोना आ रहा है, कभी हैजा आ रहा है, कभी एकदम समझो कि पूरा गांव अगर महामारी के चपेट में आ जा रहा है, तब भी हम उस क्षेत्र को क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। राजनीतिक उपद्रव, कभी कभी कोई ऐसा क्षेत्र होता है बच्चे जहाँ एकदम बार बार हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण यादव राजपूत यादव मार जबरदस्त हो जाता है, हर साल झगड़ा हो ही जाता है, तब भी हम सोचते हैं कि आप यहाँ रहने से क्या फ़ायदा, हर साल एकदम जब मुहर्रम आएगा तब भी एकदम झगड़ा हो जाएगा, और रक्षाबंधन आएगा तब भी झगड़ा हो जाएगा, दुर्गा पूजा आएगा तब भी झगड़ा हो जाएगा, छोड़ो इस क्षेत्र को छोड़ते हैं, ऐसे जगह चलते हैं जहाँ झगड़ा झंझट ना हो। तो ये ऐसे कारक हैं बच्चे
माने जिसके कारण व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़ना शुरू कर देता है और वह अपने क्षेत्र का प्रवासी बन जाता है। अर्थात हम लोग अपने क्षेत्र को छोड़ेंगे तो वहाँ के लिए क्या हो जाएंगे? प्रवासी। समझ में आ गया? अब इस समस्त कारकों में से बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दर्शाया, प्रतिकूल जलवायु, महामारी, इसमें कौन ऐसा कारक है जिसके वजह से हम अपने सीमांत जिला को छोड़कर गोपालगंज आ गए? बोलो। बेरोजगारी। क्या हो गया? हमारा वहाँ कोई रोजगार नहीं था, सरकार ने हमको रोजगार दे दिया। कहाँ? गोपालगंज। तो हम अपने क्षेत्र को छोड़कर यहाँ आ गए। समझ में आ गया? अब दूसरा होता अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर। इसे समझो। पुल माने क्या होता है? खींचना। कहता है कि वैसे कारक जिसके कारण लोग किसी दूसरे स्थान को छोड़कर अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपकर्ष कारक कहते हैं। समझ में आ गया? माने कोई ऐसा चीज हो जाए जिसकी वजह से लोग, अब देखो कहता है, और कि उस स्थिति में काम के अवसर मिलने लगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी, सीखना है या उत्तम परिवहन सुविधा मिलने लगे, माने सीखना भी लोग वहाँ शुरू कर दे, सुविधा परिवहन की सुविधा मिलने लगे, तो लोग दूसरी जगह छोड़कर अपने पूर्व स्थान की ओर आना पसंद करने लगते हैं। इसे कहते हैं अपकर्ष कारक। अब समझो, जिससे मैं जेडी सर कौन से क्षेत्र को छोड़कर आया हूं? मैं सीवान। अगर इससे बड़ी नौकरी मुझे वहां मिल जाए, आ रहा समझ में ना, तो हम यहाँ रहेंगे फिर अपने यहाँ चले जाएंगे? अपने यहाँ चले जाएंगे। मान लो कि तुम में से कोई व्यक्ति गांव छोड़कर शहर आ गया, अब पता चल रहा है कि रे ये तो शहर में आ गए हम लोग, इससे बढ़िया तो मनोरंजन का साधन मेरे गांव में हो गया, वाटर पार्क खुल गया, वहाँ के लड़के भी अब स्कूल खुल गया, अंग्रेजी बोल रहे हैं, वहाँ पे परिवहन आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सड़क भी हो गया, वहाँ बिजली की सुविधा हो गई गांव में। तो हम क्या करेंगे? शहर में रहेंगे फिर गांव में चले जाएंगे। तो जब हम किसी कारण उस दूसरे जगह को छोड़कर फिर अपने क्षेत्र में वापस आने लगे, तो उसे हम कहते हैं अपकर्ष कारक। और जब अपने क्षेत्र को छोड़कर दबाव में, बेरोजगारी के कारण, रहन सहन की निम्न दशाओं के कारण दूसरे जगह जाएंगे, तो वो कहलाएगा प्रतिकर्ष कारक। अर्थात प्रवासी के लिए दो कारक होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो यहाँ तक समझ गए हो बच्चे? तो चलो ठीक है, अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का दूसरा अध्याय का अगला टॉपिक, विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि। यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा बच्चे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।